जिसने बोला कल बीत गया पल, जिसने बोला परसों बीत गए बरसों, और जिसने बोला आज वही करेगा राज। नमस्कार दोस्तों, स्वागत आप सभी का आपके अपने चैनल बेसिक नॉलेज में। जी हाँ दोस्तों, आज में पढ़ लीजिए और आप लोग साइंस में बिल्कुल फोड़ना है। आप जी हाँ, मैथ का आप लोग एग्जाम बहुत बढ़िया गया है और साइंस में बिल्कुल उसी प्रकार से पढ़ने के लिए आप सभी के सामने लेकर आए और एक क्वेश्चन पेपर, और इससे दोस्तों एग्जाम में पूछने की प्रबल संभावना है। दोस्तों बिल्कुल वायरल प्रश्न पत्र है। 27 मार्च को जो साइंस का आप लोग एग्जाम होने वाला है उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हर एक दोस्तों को शेयर कर दीजिए ताकि सभी विद्यार्थी से पढ़ सके, ठीक है। और इससे सवाल आप लोग जरूर देखने को मिलेगा ही मिलेगा। दोस्तों आप लोग पता है आप लोग का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कितना महत्वपूर्ण था, वही चीज हम लोग देखने वाला है। 2022 का क्वेश्चन पेपर जैक का ऑफिशियल की किस प्रकार से आगे सवाल पूछता है, हर एक सवाल को देखिएगा कि उसका क्या पैटर्न है पूछने का, और आप लोग का वीडियो का भी बार लगेगा। चिंता मत करो, तैयारी करो बढ़िया से, ठीक है। तैयारी करो बढ़िया से, क्योंकि दोस्तों अगर साइंस में पढ़ के जाता हूं तो साइंस में भी आप जिस प्रकार मैथ में गया उस प्रकार साइंस में भी जाएगा। बस जिस प्रकार से पढ़ा रहा हूं उस प्रकार से पढ़ते जाओ। चैनल पर पहली बार सब्सक्राइब जरूर कर लेना। चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। देखता हूं क्या क्या सवाल है आप लोग का। चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहला सवाल आप लोग निकल के सामने आता है। उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सदैव होता है। उत्तल दर्पण कैसा प्रतिबिंब बनाता है? द इमेज फॉर्म्ड बाय कॉन्वेक्स मिरर इज ऑलवेज। तो दोस्तों उत्तल दर्पण हमेशा सीधा इमेज बनाता है, यानी कि इरेक्ट इमेज बनाता है, ठीक है। आप लोग देखिए उत्तल दर्पण कहाँ लगा होता है? तो गाड़ी के साइड मिरर में, मतलब जब पीछे का दृश्य देखते हो ना उसमें लगा होता है उत्तल दर्पण। जैसे बाइक चलाते हो देखते हो जिसमें अपना चेहरा देखते हो, इस टाइप का दर्पण लगा रहता है ना, वही आपका होता है उत्तल दर्पण, ठीक है। लेकिन एक्चुअली उस चेहरा देखने के लिए नहीं होता है, वो पीछे का दृश्य देखने के लिए होता है, समझ रहे हो। और इसका जो इमेज बनता है, कभी देखते हो कि आईना से देख रहे हैं पीछे उल्टा दिख रहा है? नहीं ना, हमेशा सीधा ही दिखता है, इसलिए सीधा हो जाएगा। नेक्स्ट, गोलीय दर्पण का फोकसांतर उसकी वक्रता त्रिज्या का कितना गुना होता है? दोस्तों गोलीय दर्पण का जो फोकसांतर यानी कि फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की कितनी होती है? तो F इक्वल टू होता है क्या? R/2, यानी कि वक्रता त्रिज्या कितना हो गया? आधा हो गया। तो आधा को मार दो गोली, ऑप्शन नंबर 2 यानी कि हाफ हो जाएगा। इंग्लिश में भी क्वेश्चन है, आराम से देख लेना। अवतल दर्पण की फोकस दूरी होती है दोस्तों, यानी कि द फोकल लेंथ ऑफ ए कॉनकेव मिरर इज ऋणात्मक यानी कि नेगेटिव। दोस्तों याद रखना, अगर अवतल दर्पण की फोकस दूरी बोली तो हमेशा वो माइनस में होगा यानी ऋणात्मक होगा। अगर यहाँ पर उत्तल दर्पण बोलता तो नेगेटिव हो जाता, सॉरी तब पॉजिटिव हो जाता, प्लस में होता, धनात्मक होता, ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्या कि हजामती दर्पण के लिए के रूप में किस दर्पण का उपयोग होता है दोस्तों? तो हजामती दर्पण के लिए दोस्तों याद रखिएगा अवतल दर्पण। हजामती मतलब सर, मतलब दाढ़ी शेविंग कराते हो ना आप लोग? जी हाँ सर, अभी तो छोटे हैं, शेविंग थोड़े कराते हैं, मतलब बहुत बच्चे कराते हैं। अभी भी 10th क्लास में बच्चे बड़े हो जाते हैं, बहुत 10th क्लास का भी बच्चा कोई शेविंग करा लेता है, ठीक है। वैसे आप लोग कराए तो नहीं पता, लेकिन याद रखना हजामती के लिए अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है, यानी कि शेविंग मिरर के रूप में कॉनकेव मिरर का उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग, गोलीय लेंस मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं? तो दोस्तों गोलीय लेंस मुख्यतः 2 प्रकार के होता है, एक अवतल लेंस और एक उत्तल लेंस, दैट इज ऑप्शन नंबर 2 और 2 ही होता है, इसलिए 2 सही हो जाएगा, ठीक है, समझ गए। नेक्स्ट, गोलीय मतलब स्फेरिकल मिरर होता है। नेक्स्ट है, उत्तल लेंस द्वारा वास्तविक आवर्धित प्रतिबिंब बनता है जब वस्तु स्थित होती है। उत्तल लेंस द्वारा वास्तविक आवर्धित प्रतिबिंब बनता है जब वस्तु स्थित होती है कहां पर? दोस्तों आप वास्तविक आवर्धित मतलब उत्तल लेंस बड़ा बनाता है जब दोस्तों वस्तु को कहां पर रखते हैं? लेंस और एफ के बीच में रखते हैं, यानी कि आप लोगों का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 7 नंबर देखो क्या बोल रहा है। 7 नंबर बोल रहा है क्या कि जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में जाती है तो मुड़ जाती है। हवा से कांच में जाने पर, देखो यह है कांच का स्लैब, यहाँ से हवा से ये अभिलंब, हवा से कोई किरण आ रही है। अब आपको पता है जो हवा जो है ना कांच के मुकाबले क्या है? रेयर माध्यम है, यानी कि विरल माध्यम है। हवा में आसानी से किरण जाएगा, जैसे ही कांच में आएगा ना तो उसका स्पीड स्लो हो जाए। क्यों? क्योंकि जो ये कांच है ना, कांच क्या ये सघन माध्यम है, हवा से मोटा माध्यम है, तो ये अभिलंब की ओर झुक जाएगी क्योंकि इसका स्पीड डाउन हो जाएगा, इसलिए ये आपका इस प्रकार हो जाएगा, अभिलंब की ओर झुक जाएगी। समझ गए? चलिए बहुत बढ़िया, इसका सही उत्तर हो जाएगा अभिलंब की ओर झुक जाएगी, यानी ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हम लोग क्या बोल रहा है, लेंस की क्षमता का ऐसा मतलब क्या होता है? दोस्तों लेंस की क्षमता का ऐसा मतलब क्या होता है? बच्चा वाला सवाल है, डायप्टर होता है, बहुत बढ़िया। और इससे सवाल आप लोग का ये सवाल हर बार पूछता है, इस बार भी पूछ सकता है, तो देख लो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का देखिए क्या बोल रहा है। तो हम लोग का हमारी ये तो हो गया लेंस का क्षमता। नेक्स्ट है हमारे नेत्र में लेंस होता है, तो हमारे नेत्र में कौन सा लेंस होता है? उत्तल लेंस होता है, वही कॉन्वेक्स में लेंस होता है हमारे में आई में। आंख के लेंस की वक्रता त्रिज्या को नियंत्रित करती है। आंख के लेंस की वक्रता त्रिज्या कौन नियंत्रित करती है? तो पक्षमाभी पेशी यानी सीरियली मसल्स, ठीक है। आंख में जो कलर इंटर करता है, आंख में जो रोशनी एंट्री करता है, ठीक है, प्रकाश जो इंटर करता है हमारे आंख में, उसको तो नियंत्रित पुतली करता है, बट जो वक्रता त्रिज्या उसको नियंत्रित कौन करता है? उसको करता है पक्षमाभी पेशियां, याद रखना, यानी कि सिलेरी मसल्स। स्पष्ट दृष्टि की अधिकतम दूरी होती है कितना? तो वो हो जाता है अनंत, याद रखना। स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी बोले
तो 25 सेंटीमीटर याद रख लेना, एग्जाम में आ सकता है, बहुत दोनों इंपॉर्टेंट है। और अधिकतम पूरी दूरी बोले तो अनंत हो जाएगा, मतलब इसका कोई अंत नहीं, आदि ना अंत, हो जाएगा अनंत। आगे बढ़ेंगे दोस्तों, अगला सवाल हम लोग क्या देख लो कि अब्दल लेंस के चश्मे का उपयोग करके किस दृष्टिदोष को ठीक किया जाता है। तो अब्दल लेंस कहां पर यूज करते हैं, निकट दृष्टिदोष में, यानी कि शॉर्ट साइटेडनेस में दोस्तों कॉनकेव हम लोग मिरर का यूज करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर कॉनकेव लेंस का यूज करते हैं, ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही हो जाएगा, निकट दृष्टिदोष यानी शॉर्ट साइटेडनेस। तारे का टिमटिमाना प्रकाश की किस घटना को दर्शाता है, फेनोमेनन ऑफ लाइट डज द ट्विंकलिंग ऑफ स्टार रिप्रेजेंट, ये हो जाए दोस्तों प्रकाश का अपवर्तन यानी कि रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, क्या देख लो, बोल रहा है किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ क्या कहलाती है। किसी अभिक्रिया में दोस्तों जो पदार्थ भाग लेते हैं उसे हम लोग अभिकारक बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश समीकरण दिया है CaCO3 और उष्मा इसमें देना पड़ रहा है और बन रहा है CaO + CO2। किस प्रकार का अभिक्रिया, देखो दो भागों में टूट जा रहा है ना, तो जब टूटता है तो उसको बोलते हैं वियोजन अभिक्रिया, यानी कि क्या हो जाएगा, वियोजन अभिक्रिया, ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। अगला सवाल देखेंगे हम, क्या है, श्वसन कैसी रासायनिक अभिक्रिया है दोस्तों, श्वसन कैसी रासायनिक अभिक्रिया, तो श्वसन दोस्तों उष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया होती है, ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलो देखते हैं, क्या है, श्वसन होगी उष्माक्षेपी यानी एक्सोथर्मिक हो जाएगा आप लोग का रिस्पिरेशन। निम्नांक में कौन सी अभिक्रिया नहीं होगी, देखो अभिक्रिया कौन नहीं होगी, जो अधिक अभिक्रियाशील वाला तत्व है वो तो कम अभिक्रियाशील वाला तत्व उसके वैलेंस से विस्थापित कर देगा, लेकिन अगर यहाँ पर कभी कम अभिक्रियाशील वाला हो गया तो उसको फिर ज्यादा अभिक्रियाशील वाले को विस्थापित नहीं कर पाएगा। जैसे जेडन है और FeSO4 है ना, तो आप लोग का जेडन पहले आता है तो ये FeSO4 को आराम से विस्थापित कर देगा, ठीक है। लेकिन तो यहाँ पर देखिए जेडन Cu से पहले आता है तो जेडन ज्यादा अभिक्रियाशील है, Cu उसको हटा ही नहीं पाएगा। यहाँ पर भी एल्युमिनियम, ठीक है, मगल जन फे पब हकू, यानी हाँ एल्युमिनियम पहले आ जाता है, एल्युमिनियम भी यहाँ पर अभिक्रिया इसमें भी हो जाएगा। यहाँ पर जेडन ये इसमें भी अभिक्रिया हो जाएगा, इसमें विस्थापित कर देगा। लेकिन जो सिर्फ ये वाला ऑप्शन नंबर 2 आ रहा है ना, इसमें क्या है, कॉपर नीचे आ रहा है उससे पहले जेडन आ रहा है, मतलब कॉपर का ये उतना औकात नहीं है कि जेडन उसके बैलेंस हटा दे। क्यों, क्योंकि भैया जेडन ज्यादा अभिक्रियाशील वाला है, ठीक है। कना का मगल जन फे पब हकू हर जगह, जो ट्रिक है याद जाना चाहते हो कमेंट करना, मैं बोल दूंगा, उससे पहले बता चुका हूँ, ठीक है। जन फे मतलब जिंक के बाद आयरन, फे पब हकू पी भी फिर कू आता है, मतलब कॉपर आता है, तो कॉपर बहुत नीचे आता है, वो जेडन को नहीं हटा पाएगा, सम बहुत कम अभिक्रियाशील जेडन के मुकाबले। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में संतुलित समीकरण क्या है। संतुलित समीकरण देख सकते हो, संतुलित समीकरण हो जाएगा 18 नंबर का आप लोग का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। क्यों सर, क्योंकि इधर 3 Fe, इधर भी सर 3 Fe, इधर देखो 4 O है तो यहाँ भी 4 O हो गया, 4 दूनी 8 हाइड्रोजन हो गया, तो यहाँ भी सर 4 दूनी 8 हाइड्रोजन आपका है, तो ये आपका परम सत्य उत्तर हो जाएगा भाई। आगे बढ़ेंगे हम लोग, इनमें से कोई हो गया। नेक्स्ट, अभिक्रिया ZnO + C गिव्स Zn + CO में किसका उपचयन होता है। देखो उपचयन मतलब क्या, जिसमें ऑक्सीजन जुड़ जाता है उसको बोलते हैं, उसका उपचयन हो रहा है। ऑक्सीजन किसमें जुड़ रहा है भाई, तो देखो C से CO बन जा रहा है, मतलब कार्बन में जुड़ रहा है ना, तो जिसमें भी ऑक्सीजन जुटेगा चाहे कोई भी हो, ठीक है, वो हो जाएगा उपचयन, यानी कि कार्बन का उपचयन हो जा रहा है, कार्बन का उपचयन हो जा रहा है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे दोस्तों, क्या हो रहा है, कौन सा पदार्थ लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। तो याद रखो जो अम्ल होता है ना वो नीला को लाल करता है, लाल को नीला कौन करता है, जो क्षार होता है, यानी ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाए। याद रखना ये एग्जाम में पूछ सकता है, क्षार नीला को लाल कर देता है और अम्ल क्या करता है, अम्ल लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। अगला क्वेश्चन है 21 नंबर, देखो क्या बोल रहा है कि निम्न में कौन दुर्बल अम्ल है। दुर्बल अम्ल मतलब ज्यादा मात्रा में H+ आयन प्रोड्यूस नहीं करेगा, जब उसको जल में घोलेंगे ना तो H+ आयन ठीक तरह से हमको नहीं देगा। तो ये जो CH3COOH है ना, ये बड़ा बेशर्म है, ये H+ आयन ज्यादा देता ही नहीं है, ठीक है। तो ये आपका दुर्बल अम्ल हो जाएगा CH3COOH, यानी कि एसिडिक एसिड जो बोलना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है, अम्ल के जलीय विलयन में उत्पन्न होता है, अम्ल के जलीय विलयन में क्या होता है, H+ आयन उत्पन्न होता है। अम्ल का जलीय विलयन में H+ आयन उत्पन्न होता है और इसीलिए ये विद्युत का चालन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, क्या बोल रहा है, दही में कौन सा अम्ल, दही खाते हो ना, बड़ा मजा आता है सब दही खाने में, पता है दूध दही में कौन सा अम्ल होता है। याद रखना दूध दही में दोस्तों लैक्टिक अम्ल होता है, लैक्टोमीटर महालैक्टो से लैक्टिक अम्ल याद रख लेना, ठीक है। व्हिच एसिड इज फाउंड इन कर्ड, ये तो हो गया लैक्टिक अम्ल। अम्लीय विलयन पीएच, अम्लीय विलयन का पीएच मान होता है दोस्तों, अम्लीय विलयन का पीएच मान क्या होता है, तो याद रखना जो अम्ल होता है ना उसका पीएच मान 7 से कम होता है, जो क्षार होता है उसका पीएच 7 से ज्यादा होता है, और जो सर क्षार होगा ना अम्ल होगा तो क्या होगा सर, तो उदासीन होगा। उदासीन का पीएच मान कितना होता है दोस्तों, तो उदासीन का पीएच मान याद रखना 7 होता है। उदासीन बोल रहा है मतलब ना अम्ल है भैया न क्षारक है, तो क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, चलो ट्रेन आगे बढ़ जाओ। कौन अधिक क्षारीय है, जिसका पीएच मान सबसे ज्यादा है, सबसे ज्यादा पीएच मान किसका है, ऑप्शन नंबर 4 14 नंबर।
आगे देखो क्या बोल रहा है, विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र, मतलब ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र, मतलब जहां फिसलन होता है वहां पर जो दे दो ब्लीचिंग पाउडर, जहां पानी कीटाणु होता है वहां पर दे दो ब्लीचिंग पाउडर। क्या होता है सूत्र, CaOCl2। ऑप्शन नंबर 3। बढ़ जाओ आगे जी। प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन बाहर निकलती है, किसमें से बाहर निकलता है? हम लोग जो श्वास लेते हैं ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा होता है, जिसमें जल, खनिज लवण, सूर्य का प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड सभी अपना सहयोग करते हैं। तो हम लोग को ऑक्सीजन कहाँ से बाहर निकलता है? तो दोस्तों जो हम लोग को ऑक्सीजन मिलता है वो जो प्रकाश संश्लेषण होता है ना, तो जल में से जो ऑक्सीजन निकलता है, ठीक है, एक्चुअली जल से ऑक्सीजन जो निकलता है वो ऑक्सीजन हम लोग लेते हैं सांस में। मतलब प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन कहाँ से निकलती है? जल से निकलती है मेरे भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो क्या बोल रहा है कि अनॉक्सी श्वसन के फलस्वरूप क्या बनता है दोस्तों? तो अनॉक्सी श्वसन के फलस्वरूप याद रखना इथाइल अल्कोहल बनता है, ठीक है, इथाइल अल्कोहल या फिर एथिल अल्कोहल, जो बोलना है बोलो। निम्नलिखित में कौन परजीवी है? परजीवी कौन है दोस्तों? तो 29 का जो सही उत्तर हो जाएगा याद रखना प्लाज्मोडियम। जी हाँ, प्लाज्मोडियम आप लोग का परजीवी हो जाएगा, यानी कि पैरासाइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रुधिर के तरल भाग को क्या बोलते हैं दोस्तों? व्हाट इज द फ्लूइड पोर्शन ऑफ ब्लड कॉल्ड इज प्लाज्मा। रुधिर के तरल भाग जो बहता है उसे बोलता है प्लाज्मा। आगे बढ़ेंगे, मछली के हृदय में कितने कोष्ठ होता है? मछली खाते हैं ना बड़े मजे से, चाव से, तो बताओ उसके हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं हम लोग? तो हृदय में उसके 2 कोष्ठक होते हैं। और याद रखना अगर पूछ दिया कि मनुष्य के हृदय में कितने कोष्ठ होता है, तो याद रखना तब 4 हो जाएगा आंसर, ठीक है। मनुष्य के हृदय में 4 कोष्ठक होता है। मनुष्य के वृक्क एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है, उत्सर्जन तंत्र से संबंधित है, वही ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे दोस्तों, मैग्नीशियम पाया जाता है। मैग्नीशियम कहाँ पाया जाता है दोस्तों? मैग्नीशियम हरे पत्ते के क्लोरोफिल वाला भाग में मैग्नीशियम पाया जाता है, याद रखना क्लोरोफिल, मतलब हरे वही पाया जाता है, ठीक है, हरे पत्ते में। हाँ, कहाँ हो गया? क्लोरोफिल हो गया। क्लोरोफिल में क्या पाया जाता है? मैग्नीशियम पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोग का, किसमें मुकुलन विधि द्वारा जनन होता है दोस्तों? जो हाइड्रा है ना, यानी 34 का क्या होगा? 34 का दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। बहुत बढ़िया, समझ गए। 34 का जो ऑप्शन नंबर 2 है वो हो जाएगा हाइड्रा में हो मुकुलन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 35 नंबर क्या बोल रहा है? एड्स रोग किसके कारण होता है दोस्तों? तो एड्स रोग हो जाता है किसके कारण? ये हो जाएगा आप लोग का विषाणु के कारण, यानी कि 35 का जो है 2 बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, 35 का 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए क्या बोल रहा है आप लोग का, 36 नंबर पराग कोष में होता है। पराग कोष में क्या होता है दोस्त? तो पराग कोष में पराग कण हो जाता है, ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। अगला सवाल है हम लोग का, पूर्ण विकसित अंडाशय क्या कहलाता है दोस्तों? तो पूर्ण जो अंडा विकसित हो जाता है ना, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? अगला सवाल है दोस्तों, हाँ ये क्या हो गया? पूर्ण विकसित अंडाशय क्या कहलाता है? तो ये फल कहलाता है, याद रखना पूर्ण विकसित अंडाशय क्या कहलाता है? फल कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हम लोग क्या है, नेक्स्ट बोला अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत के उदाहरण। अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत जो जल्दी समाप्त होने वाला है, तो ये कोयला हो जाएगा, बाकी सब तो नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है, पवन, सूर्य, ये सारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है क्या, ये तो हो गया 39 हो गया ना, 40 नंबर अंतिम सवाल बोल रहा है, निम्नलिखित में कौन मुख्यतः जैव गैस का संगठक है? संगठक जैव गैस कौन है? मीथेन कहलाता है, याद रखना। तो दोस्तों यहाँ पर आप लोगों का 40 सवाल समाप्त होता है, और 40 में से कितना आप लोग आता है ये तो आप लोग खुद जानते हो। तो तैयारी आज से में जुड़ जाओ, आज से कल भर पढ़ो, और परसों साइंस का एग्जाम देना बिल्कुल फोड़ आना। जितना वीडियो अपलोड कर रहा हूँ उसको जरूर देखना, एग्जाम में काफी ज्यादा हेल्प होगा, जिस प्रकार बाकी सारे विद्यार्थियों को हो रहा है, ठीक है। बिल्कुल हर एक ग्रुप में, हर एक दोस्तों में, हर एक जगह पे शेयर कर, ताकि हर एक जगह चीज को पता चल जाए हर एक लोग को, ठीक है। चलिए दोस्तों, लव यू ऑल, मेरी ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं। एग्जाम बहुत बड़ा जाएगा, बस मेहनत कीजिए, एग्जाम में फोड़ के आओगे आप लोग। चलिए लव यू ऑल, थैंक यू ऑल, फिर नेक्स्ट वीडियो में जल्द मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।